हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मजे में होगे? आशा करते हैं रियली आप मजे में होगे। मैं आपका मेंटर राकेश मिश्रा कैरियर एडो के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं, जिस टेस्ट को आपने अभी अटेम्प्ट किया होगा, आपने आज टेस्ट दिया होगा और हर एक लोग ने दिया होगा, है ना। जिस टेस्ट को आपने अटेम्प्ट किया होगा उस टेस्ट के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन को, ठीक है, एक्चुअली वो टेस्ट क्यों लिया गया था, आपके यहाँ आके वो टेस्ट लेने के पीछे पर्पस क्या थी हमारी। तो एक छोटी सी पर्पस हमारी थी, एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन देना था कि जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन आता होगा, लेवल कुछ होता होगा, बहुत एग्जाम टफ है, बस आपको मैं ये दिखाना चाहता था कि भाई एग्जाम कोई टफ नहीं होता है, हर एक बंदे एग्जाम निकाल सकते हैं। एग्जाम एक टफ 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 जो बोलते हैं ना, वो एक हवा बना के रखे हैं। एग्जाम कभी टफ नहीं होता है, एग्जाम बहुत इजी मैनर में निकाल सकते हैं। एग्जाम निकालने के लिए आपको 3 चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। आपकी पहली डेडिकेशन, आपकी लगन होनी चाहिए, आपकी एकदम सोच में होनी चाहिए, यस मेरे को चाहिए, है ना। दूसरा, आपका समय देना। समय देने से मतलब क्या है ना कि अगर आप एग्जाम निकालने के लिए तैयारी कर रहे हो और प्रॉपर एक ईमानदारी से उसके साथ एक समय व्यतीत कर रहे हो, समय दे रहे हो, तो मैं आपको लिख के देना पसंद करूंगा कि आपका रिजल्ट होगा। और उससे सबसे बड़ी बात क्या है ना, वो तीसरी बात कि आपको एक सही गाइडलाइन की जरूरत होगी, है ना। एग्जाम निकालने के लिए अगर एक सही गाइडलाइन मेरे को पता चल जाए ना, तो आप बहुत आराम से फिर एग्जाम निकाल सकते हैं, बहुत आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं। वो सही गाइडलाइन की ही कमी हो जाती है, ठीक है। तो मैं आप केवल कोशिश ये कर रहा हूं, हम लोग की पूरी टीम ये कोशिश कर रही है कि आपको ये बता सके कि अब वो एग्जाम का पैटर्न कितना इजी होता है। और इसी पर्पस से आपका ये सेट आपको दिलवाई गई थी, ताकि बच्चे तैयार हो सके, बच्चे अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए फाइट करने के लिए बिल्कुल मोटिवेटेड रहे, वो तैयार रहे कि भैया एग्जाम इतना आसान है, मैं भी निकाल सकता, है ना। आप, मेरे को उम्मीद है कि आप जितने लोग ने टेस्ट दिया था वो सारे लोग ने आप एग्जाम निकाल सकते हो। बस थोड़ी सी डेडिकेशन ले आओ बेटा, और गाइडलाइन तो हम देने को तैयार है, हम आपको समझाने को तैयार है कि एग्जाम निकलता कैसे है, ठीक है। तो चलते हैं, दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्जाम कैसे पूछता है क्वेश्चन। और ये जितनी भी क्वेश्चन आपके पास अभी आया है ना, ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका प्रीवियस क्वेश्चन ही है, यानी एग्जाम में जिस तरह से लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता वही क्वेश्चन मैं आपको दिखाने की कोशिश किया था। तो आपने देखा होगा क्या कि आपने जब एग्जाम दिया तो आपने देखा होगा उसमें हर एक सेक्टर आया था, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सारा था। तो उसमें से रीजनिंग मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान होता है, चुटकी बजाते हुए हम लोग निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रीजनिंग में अगर हम लोग चलें तो पहले सवाल को देखा जाए। देखिए पहला सवाल आप देख रहे हो, पहला सवाल फिगर्स दिख रहा है ना। इस फिगर वाले जितने भी सवाल होते हैं ना, इसे हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल क्वेश्चंस, है ना। वर्बल का मतलब लोग बातचीत करते हैं यानी बोलना, नॉन वर्बल का मतलब क्या, जिसमें बातें नहीं होती, इशारों से काम चलता है ना। तो वो नॉन वर्बल के क्वेश्चन जितने होंगे वो क्या होंगे, फिगर्स क्वेश्चन होंगे, फिगर्स पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या है भाई, तो नॉन वर्बल के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं क्या, इस क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं सीरीज, ठीक है। नॉन वर्बल में इस चैप्टर का नाम था सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला, मतलब क्रमबद्ध, एक सीक्वेंस से फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस को फॉलो करके अगला क्या। जैसे आप यहां देख रहे हो 1 2 3 4 5, आपके पास यहां पे क्या है, 5 फिगर्स दिख रही है। आपको बताना है कि जिस सीक्वेंस में ये 5 फिगर आई है, इसका नेक्स्ट क्या, यानी 6th प्लेस पे कैसा फिगर आना चाहिए। यही होता है नॉन वर्बल के क्वेश्चन में, मतलब सीरीज के क्वेश्चन में, क्लियर है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाने का एक पैटर्न क्या होता था ना कि आपको 1 से 2 को कंपेयर करना है कि भैया फिगर कैसे बदली, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए 5 से छठा कैसा होगा आपको ये बता देना है, ठीक है। लेकिन जरा सा आप सोच के देखो, मैंने अभी आपको बोला ना एक सही पाथ पकड़ना होगा, एक रास्ता सही पकड़ में आ गया तो आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं। आप जरा सा गौर से देखोगे ना, जितने भी क्वेश्चन आपने बनाए होंगे आज, वो सारा का सारा बहुत आसान यानी 10th लेवल का क्वेश्चन होता है।
यानी अपने से छोटे भाई बंधु को भी दे दिया जाए ना क्वेश्चन और बोल दिया जाए कि बेटा जी दिन भर में बना के दिखा दे क्वेश्चन, वो बना के दिखा देगा। लेकिन हमें सीखना क्या है, हमें सीखना टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है, हमें इसलिए टाइम मैनेजमेंट सीखना है क्योंकि हमारे पास टाइम बाउंडेशन होती है, उस टाइम बाउंडेशन के अंदर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप जरा सोचो कि अगर एक तरह से सीक्वेंस को फॉलो करने लगे, इतना खोजने लगे, तो नो डाउट आपके पास बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाने का, सीरीज को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आपको पूरी सीरीज 3 बातों पे खत्म करवा दूंगा, केवल 3 चीज सिखाऊंगा, वो पूरी की पूरी सीरीज आपकी खत्म हो जाएगी वो 3 ट्रिक पे ही। वो 3 ट्रिक कौन कौन सा है, आइए मैं आपके लिए लिख देता हूं। पहला ट्रिक है 1526, पहला ट्रिक है 1526। क्या होता है, धैर्य धर भाई बता रहा है। दूसरा होता है 1256 और तीसरा होता है जिसको अगले सेट में बताएंगे, है ना। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, अभी 2 सेट को समझते हैं, 2 चीज को देखते हैं, अगला क्या है नेक्स्ट बताएंगे। देखिए 1526 क्या है, तो बेटा जी 1526 का मतलब क्या हो गया, ये 1526 होता है सेम टाइप फिगर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। 1526 कहता है, ये एक ट्रिक है, ये सारे मैं ट्रिक्स आपको बता रहा हूं। ये ट्रिक कब यूज करते हैं, तो सेम टाइप फिगर में 1526 हम लोग यूज करते हैं सेम टाइप फिगर। अब भाई ये सेम टाइप फिगर का मतलब क्या, तो सेम टाइप का मतलब ऐसा नहीं कि 1 नंबर का फिगर और 5 नंबर का फिगर अगर एक जैसा दिखे, नहीं, वो तो बुक में ट्रिक लिखा हुआ है, लेकिन उस तरह से नहीं काम करते। अगर नहीं दिख रहा है तब क्या, तो सेम टाइप में बोल रहा हूं। सेम टाइप फिगर का मतलब एक स्टाइल में फिगर अगर मूव कर रहा है, जैसे आप देखो ना, अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो आपको दिखेगा क्या, पहला जो डब्बा है, पहला जो बॉक्स है, उसमें देखो एरो है, लॉलीपॉप है, सी है, दिख रहा है। सेकंड बॉक्स में चलते तो यहां भी देखो एरो है, सी है, फिर लॉलीपॉप है। फिर देखते हैं ना, सी है, एरो, ऊपर लॉलीपॉप चला गया। तो यानी हर एक फिगर में, हर एक बॉक्स में एक ही स्टाइल का फिगर मिल रहा है, दिख रहा है ना। तो अगर एक स्टाइल के फिगर रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, रोटेशन हो रहा है, तो उनको कहते हैं सेम टाइप फिगर। और सेम टाइप फिगर में क्वेश्चन क्या लगाएंगे, ट्रिक 1526। अब ये 1526 क्या करेंगे भाई, तो 1526 का मतलब क्या, एक नंबर को डायरेक्ट 5 नंबर से कंपेयर करो। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, एक करके आगे बढ़िए, 1 बाय 1 स्टेप करके आप आगे बढ़िए। लेकिन ऐसे करने जाएंगे टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करें, हम डायरेक्ट क्या किए, 1 को 5 से कंपेयर कर दिए सीधा। कैसे कंपेयर किए, तो हम सर्च कर दिखा रहे हैं, जैसे ये जो लॉलीपॉप है, आप गौर से देखो, ये आपके लेफ्ट के कॉर्नर पे दिख रहा है ना। सेम आप देखो यहां का लॉलीपॉप भी लेफ्ट के कॉर्नर, यानी ये जो आपकी सर्कल फिगर जिसको मैं लॉलीपॉप से बोलता, ये सर्कल फिगर जो है वो दोनों सेम पोजीशन पे है ना। अगर 1 और 5 में सेम पोजीशन है, तो 2 नंबर का जो पोजीशन है सर्कल फिगर यानी लॉलीपॉप का, वो आंसर में भी सेम होना चाहिए। आप जरा गौर से देखिए, राइट के कॉर्नर में 2 नंबर पे दिख रहा है ना। अगर राइट के कॉर्नर पे है अभी, तो वो आंसर में भी राइट के कॉर्नर पे ही होना चाहिए। तो राइट के कॉर्नर पे सर्च करिए, मिड में है, नहीं हो सकता है, ये साइड में नहीं हो सकता है, ये देखो साइड में है, राइट के कॉर्नर पे है ना, ये देखो मिड में है, ये देखो टॉप पे चला गया। आप देख रहे हो 4 फिगर तो ऐसे ही कट गए, बचे कौन, सी, आंसर हो गई सी। दिख रहा है कितना इजी है। लेकिन इसी चीज को अगर 1 बाय 1 खोजते तो नो डाउट मेरे को टाइम लगता है ना। क्यों, क्योंकि हर एक फिगर का रोटेशन चेक करना होता, और यहां पे अगर 3-3 फिगर है तो 3-3 फिगर के रोटेशन को चेक करने में समय लग जाता। लेकिन उसी समय को बचाने के लिए आपके लिए ट्रिक्स बता रहा हूं, है ना। सेम उसी तरह से अगर 1 2 5 6 है ना, तो 1 2 5 6 क्या होता है बेटा, ये 1 2 5 6 पहले लगता का है वो समझा जाए। तो 1 2 5 6 लगता है शिफ्टिंग फिगर में, जब अपने प्लेस को शिफ्ट करवाई जाती है तो वहां लगता है 1 2 5 6। अगले सेट में एक और क्वेश्चन देखेंगे, अगर आएगा तो उसको भी बताएंगे। 1 2 5 6 में करना क्या, 1 को 2 से कंपेयर करना, जो लॉजिक 1 से 2 में शिफ्टिंग दिखाएगी वही शिफ्ट 5 को 6 में करवा के आंसर ले आना। क्लियर, फिर हम लोग करेंगे ऐसे, अभी धीरे धीरे करेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये कहलाता है एनालॉग।
एनालॉग का अर्थ होता है, अगर हिंदी में चले तो एनालॉग का अर्थ होता है सदृश्यता। सदृश्यता का मतलब क्या? तो जैसा अभी दिख रहा है, जो पैटर्न अभी है, जो लॉजिक अभी है, सेम लॉजिक कहीं एक जगह अप्लाई होगी, वो लॉजिक को आपको सर्च करना है। जैसे देखो क्या है, अब ये क्या है ना, ये है लेटर एनालॉग्स, लेटर बेस एनालॉग। जैसे यहां पे क्या दिख रहा है लेटर बेस एनालॉग में, आपके पास यहां पे बोल रहा है कि KW को FR से कंपेयर करवा रहा है, यानी इनकी जो लॉजिक है वही लॉजिक इस ऑप्शन में कहां है ना। तो लेटर बेस एनालॉग में करना क्या है कि हर एक लेटर का अपना एक फिक्स पोजीशन होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा लेटर क्या होता है भाई, A to Z को लेटर हम सब लोग देखते हैं ना, तो हर एक ABCD का एक फिक्स पोजीशन होता है। जैसे A को 1 बोलते हैं, B को 2 बोलते हैं और C को 3 बोलते हैं, इसी तरह Z को 26 भी बोलते होंगे, है ना। तो जहां लेटर के पोजीशन है ना, तो यहां पे जब भी लेटर एनालॉग आता है तो यहां पे पोजीशन के साथ खेला जाता है, ठीक है। अब सवाल आता है कि पोजीशन याद कैसे करें, तो पोजीशन याद करने के बहुत सारे तरीके, कुछ कहानियां सुनाऊंगा, लेकिन आपको एक छोटा सा तरीका बता दूं कि एक वर्ड होता है ईजोटी, ठीक है। इस ईजोटी वर्ड से हम लोग आराम से उसको निकाल सकते हैं, किसको? लेटर के पोजीशन को। कैसे? तो यहां देखो ये ईजोटी है ना बेटा जी, ये ईजोटी जो है वो आपका 5 का टेबल है, 5 का टेबल है। इट मींस E को 5 बोलते, J को 10 बोलते, O को 15 बोलते, T को 20 बोलते, Y को 25 बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इन 5 पोजीशन को लेकर के अगर हम देखेंगे ना तो अब आराम से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पूछे कि बताओ मुझे कि Q का प्लेस वैल्यू क्या है ना, बहुत लोग को याद होगा, लेकिन जिन्हें नहीं याद है उनके लिए अगर बात कर ले, अगर बोलते हैं Q का प्लेस वैल्यू क्या, तो ठीक है पोजीशन नहीं याद है, लेकिन क्या आप में से कोई ऐसा कोई है जिसे ABCD नहीं याद है? हाँ, सबको याद होगा ना। तो ABCD अगर याद है तो यार मेरे आप ये बता सकते हो ना कि ये जो Q है इनमें O के बाद आता होगा, O के बाद आता है ना, तो O के बाद क्या आता है? P, P के बाद क्या आता है? Q। तो O से Q जाने के लिए हमें कितने अक्षर बढ़ना पड़ा? 2। अब O का प्लेस वैल्यू है 15, 2 और बढ़ा दिए तो क्या हो गया? 17। हम निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह से अभी अगर हम लोग देखें तो यहां पे करना कैसे, अब K का प्लेस वैल्यू होता है 11, है ना, मेरे को याद है, आपको भी मैं याद करवा लूंगा। K को कहते हैं 11, W को कहते हैं 23, 23। सेम इसी तरह F इज द 6, R इज द 18, है ना। अब क्या है, जैसे प्लेस वैल्यू पता है ना तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेते, कंपेयर करवाते। जैसे इस 11 से 6 आ रहे हो तो क्या निकल रहा है? 5 दिख रहा है। सेम इसी तरह से अगर आप देखो तो यहां 23 से अगर 18 आ रहे हो तो क्या दिख रहा है मुझे डिफरेंस? 5। अगर मुझे यहां पे 5 का डिफरेंस दिख रहा है तो अब ये 5 का डिफरेंस इनमें किसके साथ है? अब आपको यही तो चेक करना है। अब जरा गौर से देखो, ये है 2 और ये है 13, 13 से 15 आ रहा है, ये देखो ना, 2 प्लेस वैल्यू आगे बढ़ा, जबकि मुझे 5 प्लेस वैल्यू पीछे चलना है, हमें बैक चलना है। यहां पे क्या हो रहा है? 2 प्लेस वैल्यू आगे चल रहा है, तो आगे चल रहा है यानी ये मेरा आंसर नहीं होगा। सेम ये देखो, ये 15 है और ये क्या है? 3 है, बहुत डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, अपने को 5 का डिफरेंस चाहिए। लेकिन यहां देखो ना, 9 है 4 है, ठीक है भैया जी, 5 का डिफरेंस है। 21 है और 16 है, बहुत बढ़िया, 5 का डिफरेंस है, मेरे को 5 का चाहिए, दोनों प्लेस वैल्यू 5 का डिफरेंस ले रहा है। इट मींस आंसर 3। कितनी आसानी से निकल रहे हैं ना। तो सीधी सी कहानी हमने क्या सीखा, डेटाबेस का अगर एनालॉग रहे तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, तो उसमें बहुत आसानी से हम लोग डिफरेंस दिखा देते हैं, किसका? लेटेस्ट के पोजीशन का, निकल जाएगा आराम से, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अगर अगले क्वेश्चन में चला जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए क्या दिख रहा। ओके, इसे कहते हैं सीरीज, लेकिन इसके पहले हम लोग ने काम किया था तो वहां पे सीरीज जो देखे थे फर्स्ट क्वेश्चन में, वो था आपका नॉन वर्बल सीरीज, यानी कि फिगर्स आउट। और ये जो सीरीज है ये आपके पास काम कर रहा है किस पे? नंबर्स पे। तो बहुत आसानी से याद रखना कि अगर कभी भी नंबर का सीरीज आए ना तो बहुत आसान होता है, आप खास करके आपके लिए रीजनिंग में नंबर सीरीज, नंबर के सीरीज में करना क्या कि जितने भी नंबर्स है ना सब का एक दूसरे के साथ डिफरेंस देखना, केवल डिफरेंस खोजोगे आपका आंसर आ सकता है ना। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि नंबर सीरीज देखते ही वो छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ने का, आसान होता है। वहां करना क्या है कि डिफरेंस देखना। जैसे आपको अगर डिफरेंस दिखाओ तो ये देखो, पहला प्लेस है 8, दूसरा है क्या? 18, ये कितने का डिफरेंस हो गया? 10। 8 और 18 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा?
10 का सेम कहानी 18 to 38 आ रहा है ना, 38 माइनस 18 इक्वल टू 20, यानी अगला डिफरेंस क्या हुआ 20। नेक्स्ट चलते हैं, तो आप देखो गौर से 38 78, अगर आप 78 को 38 में सब्ट्रैक्ट ऐसे करते तो कितने के डिफरेंस आ रही है 40, तो आपके पास यहां क्या आ रहा है 40। तो आप जरा सा गौर से देखो तो 10 के बाद 20 सीधे डबल, 20 के बाद 40 सीधे डबल, तो अगला अगर डबल किया होगा तो आई होप 80 आ जाना चाहिए, क्योंकि 40 का डबल 80 होता है ना। आप जरा डिफरेंस निकाल के देखो 158 78 08 आ गया ना 80। अगर आपको पता चल गया कि डिफरेंस जो है वो डबल हो रहा है तो यहां से डबल करोगे तो कितना आएगा 160, तो यहां डिफरेंस 160 है, तो इस नंबर और इस नंबर का डिफरेंस 160 है ना। तो हम लोग क्या करते हैं 158 में 160 को ऐड कर दें, 158 में हम लोग क्या करेंगे 160 को ऐड कर दें, अगर ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा 318, यानी आंसर 4। तो सिंपल सा चीज है कि अगर कभी भी आपके पास सीरीज आ जाए नंबर का तो वहां डिफरेंस आउट करते हैं, एक दूसरे का डिफरेंस देखते हैं, बिल्कुल निकल जाएगा, है ना। बहुत आसान होता, आप देख रहे होगे अभी 3 क्वेश्चन बनाया, तीनों क्वेश्चन में कितनी इजीली बन गया, है ना। एग्जाम ही रियली आसान होता है, यही चीज केवल आपको दिखाने के लिए आए थे, ठीक है। थोड़ी सी ईमानदारी से मेहनत कर ले बेटा जी, आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और एक बार रिजल्ट निकल गया तो सीधी सी कहानी है कि लाइफ सेट हो जाना है, लाइफ बदल जाना, और केवल आपका नहीं, आपके साथ आपके पूरे परिवार का, आपके परिवार के साथ आपके पूरे समाज का, आपके समाज के साथ अपने राष्ट्र का, है ना। क्योंकि अगर आपका रिजल्ट निकलता है तो आपसे मोटिवेट होके आपके जो अदर फैमिली मेंबर के होंगे जो बच्चे, वो मोटिवेट होके वो तैयारी अच्छे से करेंगे, उनसे आपकी पड़ोसी तैयारी करेंगे, उससे धीरे धीरे करके सारे लोग बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, बहुत अच्छी लाइफ को जियोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्या है ना कि यहां पे मेरे को एक इक्वेशन दिया है जिसका आंसर दिया हुआ है 60, है ना। लेकिन यहां पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हो सकता है ये आंसर गलत आ रहा हो, सॉल्यूशन जो है वो 60 नहीं आ रहा है। तो यहां ये क्वेश्चन बोलता है कि बताओ यहां बॉड मास का जो साइन है डिवाइड इनटू प्लस माइनस, इनमें किन दो साइन को हम चेंज कर दे, किन दो साइन को हम पलट दें, यानी एक दूसरे से इंटरचेंज कर दे कि मेरा आंसर निकल के आ जाए, सही हो जाए, है ना। तो सिंपल सा चीज, इसको बनाने के लिए ना बहुत ज्यादा इक्वेशन में मत आना। सबसे पहले क्या करना, आपको एक सिंपल सा एक लॉजिक बता रहा हूं कि जब भी इस पे चेंज होता है तो 95% क्वेश्चन में बात कर रहा हूं, 2-4% का रिस्क हम लोग खेलेंगे, लेकिन 95% क्वेश्चन में बता रहा हूं क्या कि इस तरह के क्वेश्चन में डिवाइड और इनटू का ही इंटरचेंजमेंट ज्यादा होता है, डिवाइड और इनटू का। तो डिवाइड इनटू में कैसे पकड़ेंगे, तो आप ध्यान रखना कि डिवाइड के साइन को पहले चेक करना कि भाई दो नंबर के बीच में डिवाइड है अगर, तो क्या मेरा वो डिवाइड नंबर्स हो रही है कि नहीं, क्या वो डिविजिबल है कि नहीं। जैसे 21 डिवाइडेड बाई 7 है तो 7 3 जा 21, यानी 7 के पहाड़े में 21 आता है, डिवाइड हो रही है ना। अगर डिवाइड हो रही है तो फिर डिवाइड के साथ छोड़ देना, फिर काम कहां चले जाएगा, मल्टीप्लाई पे। तो अब जरा गौर से देखो ये मल्टीप्लाई किसके किसके साथ है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ है। अभी हम लोग ने देखा डिवाइड छोड़ देना है, तो यानी आंसर डिवाइड अभी नहीं लेंगे। दूसरा मल्टीप्लाई किसके साथ है, माइनस के साथ है, और एक यहां देखो मल्टीप्लाई किसके साथ है, प्लस के साथ है। तो जरा सा आप ध्यान खुद से लगा के देखना कि मल्टीप्लाई माइनस को लेके जाएंगे तब साथ आएगा कि प्लस के पास, है ना। करके देखते हैं ना, मल्टीप्लाई अगर मैं यहां दे दूं और माइनस यहां दे दूं, पहले ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो यहां पे गौर से देखिए तो क्या हो रहा होगा, आपके पास यहां हो गया कितना, डिवाइड करने पे 3, और यहां पे क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई ऑफ 12 प्लस 28 माइनस 4, यही ना बना। तो देखो ना 12 3 जा 36 प्लस 28, अगर 28 को जोड़े तो कितना आएगा भाई, 4 और 6 64 माइनस 4 इक्वल टू 60। आपके पास आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। इसका मतलब किसको किसको चेंज किए, हमने चेंज किया मल्टीप्लाई और माइनस को, देखा।
तो सिंपल सा 95% क्वेश्चन में मैंने आपको बता रहा हूं डायरेक्ट कि अगर कभी भी इस तरह का सवाल होना तो डिवाइड और मल्टीप्लाई के साथ ही इंटरचेंजमेंट के क्वेश्चन को देखना, ऑप्शन को देखना, ठीक है। तो डिवाइड में पहले चेक कर लेना कि क्या मेरा वो डिवाइडेबल नंबर है कि नहीं, अगर है तो उसके साथ छोड़ देना और उसके बाद मल्टीप्लाई पे चले जाना, आराम से निकल जाएगा। कितना देर लगा, हाँ समझाने में मुश्किल से 1 मिनट लगा, तो अगर बनाने लगोगे, अगर प्रैक्टिस पे आ जाओगे तो बहुत मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो आप आसानी से निकाल सकते हो। चलो इसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अगला देखते हैं, तो यहां पे देखो ये आपके पास है कोडिंग डिकोडिंग। ये आपके पास क्वेश्चन क्या है भाई, तो ये क्वेश्चन कहलाता है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को भी बनाने के लिए ना लेटर के प्लेस वैल्यू को याद रखना होगा, ठीक है। अभी बताया था ना ईजोटी करके, तो लेटर के प्लेस वैल्यू को याद रखोगे तो क्या होगा, कंपेयर करना है दो के बीच में। जैसे देखो यहां पे आपके पास एक वर्ड दिया हुआ है, यहां पे आपके पास एक वर्ड दिया हुआ है LAMP और इसका कोड किया गया है IWJL, है ना। तो आपको करना क्या है ना कि आखिर ये क्यों हुआ ऐसा, ये मीनिंगफुल से मीनिंगलेस वर्ड में कन्वर्ट किस लॉजिक के तहत हुआ। तो इसको निकालने के लिए करना यही है ना कि सबसे पहले अगर नंबर याद है तो नंबर लगा दो, अगर नंबर नहीं याद है तो आप इसको लेटर के अकॉर्डिंग भी खेल सकते हो। जैसे देखो दिखाता हूं लेटर, ये क्या दिख रहा है L है, ये क्या दिख रहा I, तो भाई L के पहले आता है ना, है ना। तो अगर ABCD याद है तो आपको पता है L के पहले K आता है, K के पहले J आता है, J के पहले I आता है। तो यानी L से I आने के लिए आपको कितने का डिडक्शन लगाना पड़ा, 3 का। सेम अगर नंबर याद है तो आप बहुत आसानी से देख लोगे 12 - 9 = 3, है ना। अब यहां पे देखो 1 है और ये 23 है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। अभी फिलहाल छोड़ देंगे, जब कहीं पे फंसते हैं ना उसको नहीं पहले देखो, बाद में देखेंगे। अभी देखो 13 है और ये क्या है 10 है, तो 13 मतलब -3। फिर देखो क्या है 16 है और ये 12 है, तो 16 और 12 का मतलब क्या, -4। अब जरा सा क्वेश्चन को गौर से देखो तो इधर -3 है, -3 है, -4 है, तो ये एक अल्टरनेट सीरीज तो दिख रहा है, तो यानी यहाँ पे एक -4 होना चाहिए था। अगर -4 होता तो 3 4 3 4 का एक सीरीज बन जाता कि नहीं बन जाता, है ना। तो अब ये चेक करना होगा कि -4 है कि नहीं। तो आपको अच्छे से बताऊं कि बेटा जी A के आगे B आता है, यानी A + 1 = B, लेकिन A - 1 = Z भी होता है ना, क्योंकि Z के बाद ही तो ये आता है, A के पहले Z आता है कि नहीं आता है। तो यहां पे अब हम लोग चेक करें, यहां पे 1 को 23 लिखा है, मुझे क्या चाहिए 4 घटाना, तो 1 घटाए तो Z आया, 2 घटाए तो क्या आएगा Y आएगा, 3 घटाए तो X आएगा, 4 घटाए तो देखो W आएगा ना। तो यानी मुझे यहाँ पे 4 घटता हुआ दिख रहा है, तो अगर 4 घटता हुआ दिख रहा है तो यानी सीरीज 3 4 3 4 का कंप्लीट हो गया। अगर 3 4 3 4 का सीरीज कंप्लीट हो गया तो आप आसानी से वही फॉलो करके अगले का आंसर दीजिए। तो पहले 3 कम करना है तो 12 में से 3 गया क्या 9, फिर 4 कम करना है तो 15 में से 4 गया कितना 11, फिर 7 में से 3, क्योंकि 3 4 फिर 3 ना, तो 7 में से 3 गया कितना 4 और 19 में से 4। तो अब I के D पे ही आप आंसर कर सकते हो। I के D यहाँ है, I के D यहाँ है, 2 जगह आ गया। लेकिन अगर 2 जगह आ गया तो आप यहाँ पे कर सकते हो 19 में से कितना ले जाना था 4, तो 19 में से 4 जाएगा कितना होगा 15। तो IDKO आंसर 1। डन, कितना आसान है ना। बस केवल अगर आपको पोजीशन याद है तो आप आराम से निकाल सकते हो। और इस पोजीशन को याद करवाने के लिए फिर हम लोग वो कुछ कहानी सुनते हैं, है ना। लेकिन अभी हम लोग का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के साथ। जरा गौर से देखें, हम लोग का अगला सवाल देखिए, फिर से सीरीज आ गया, लेकिन इस बार जो सीरीज है ये सीरीज मिसिंग सीरीज कहलाती है। आप पिछले क्वेश्चन में देखें तो उसमें क्या था, नेक्स्ट क्या, आपने देखा था ना, हमसे पूछा गया था नेक्स्ट क्या, अगला क्या होगा ये बताना था। लेकिन इस बार आपको बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क क्या, ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो आप सीधी सी कहानी, जब एक एक करके फिगर बढ़े तो उसको कहते हैं काउंटेबल फिगर, काउंट कर लेंगे। जैसे 1 डंडा, 2 डंडा, 3 4, तो नेक्स्ट में कितने होने चाहिए 5। नहीं नहीं नहीं, आंसर
सिंपल सा तरीका है ना, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये कहलाता है मिसिंग सीरीज, लेकिन वहां क्या था, नॉन वर्बल था, यहां क्या है, लेटर्स के साथ है। अगर यहां पे लेटर के साथ है तो इसको लेटर के साथ कैसे पकड़ेंगे, आइए देखते हैं। वही प्लेस वैल्यू का खेल है। देखिए एक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ना वो सब जगह लगभग लगभग लगता है। हम लोग पैटर्न पकड़ते हैं, जैसे टी कितना होता है 20, चलिए मैं इधर लिखता हूं, पहला लेटर टी कितना है 20, दूसरा लेटर दूसरे का, यहां देखिए दूसरे का यू कितना होता है 21, तो हम लोग कर सकते हैं ना TUVW दिख रहा है, पहला केवल पहला लेटर पकड़ रहा हूं TUVW, तो x के बाद क्या आएगा y, सबके पास है, दिखा। फिर इसी तरह से पकड़ते हैं JKL, यानी एक का डिफरेंस हुआ, J के बाद क्या आएगा K तब ना L के बाद क्या होगा MNOPQR, तो अगला क्या होगा ST, यानी यहां पे क्या आ गया T। अब जरा सा गौर से देखिए, यहां पे S है, यहां पे S है, यानी ये दो आंसर तो कट गया, मेरे पास दो बच गए। अब दो में जरा गौर से देखिए, इसके पास भी B है, इसके पास भी B, लेकिन यहाँ 21 है, यहाँ 20 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अब लेटर को ना देख के नंबर को देखते हैं, है ना। जिसपे अगर सेम है तो उसको देख के कोई फायदा नहीं है, यानी वो तो आंसर होना था। अब नंबर को देखेंगे तो 10 12 यानी 2 बढ़ा 14, 2 बढ़ा 16, 18, 18 के बाद 20, आंसर 4। कितना आराम से निकाल लिया, है कि नहीं। तो एग्जाम निकालना रियली इजी होता है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, आपको थोड़ा पहले से लगना पड़ेगा, ठीक है। और खास करके एसएससी का एग्जाम निकालना रियली इजी है, बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी एग्जाम आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सेम उसी तरह से देखते हैं, चलिए अगले सवाल में देखिए। अगले सवाल में क्या है, डिक्शनरी फॉर्मेट है। आपसे कह रहा है कि डिक्शनरी में अगर मैं इसको अरेंज करूं तो कैसा अरेंजमेंट होगा। डिक्शनरी में आपको अरेंज करना, तो डिक्शनरी देखने तो आता होगा, पहले ए आता है, ए के बाद क्या आता है, बोलिए, ए के बाद बी, है ना, नहीं, ए के बाद आता है ए, है कि नहीं। तो इस तरह से डिक्शनरी लेके चलना है। आइए देखते हैं हम लोग, यहां पे देखिए सबका लेटर पहला क्या है, डी है, दूसरा लेटर सब में क्या है, ई है, तीसरा लेटर सब में क्या है, ए है, यानी डी ई ए एक सीक्वेंस में चला, यानी 3 लेटर तक आप डिक्शनरी को सेट नहीं कर पाए। चौथे लेटर से, तो चौथे लेटर में यहाँ क्या है, आर है, यहाँ एन है, एल है, डी है, टी है, तो भाई ये चौथे लेटर में सबसे छोटा लेटर कौन, डी, तो यानी मेरा पास सबसे पहले कौन आएगा, 4, तो इसका 1 नंबर और 4 नंबर आंसर नहीं हो सकता है। हमारे पास डिक्शनरी में कभी भी 1 नंबर और 4 नंबर आंसर नहीं हो सकता, तो बचा क्या, 2 और 3। अब देखिए उसके बाद देखिए जब डी आ जाएगा तो डी के बाद क्या आने वाला है, तो डी के बाद आएगा क्या, टी है, एन है, आर है और एल है, तो इसका मतलब फिर एल आएगा, यानी 4 के बाद क्या आएगा, 3, तो 4 के बाद देखो 3 आया हुआ है ना। इसके बाद क्या आएगा, एल के बाद एन आएगा, एन में मतलब 2, देखो 2 आया हुआ है ना। उसके बाद क्या आएगा, आर, और टी में कौन आएगा, आर, यानी आएगा 1, आंसर हो गया 3। डिक्शनरी सजा दी है कि नहीं। चलिए डिक्शनरी तो बहुत आसान था, आप सजा लिए। अब देखते हैं अगला सवाल, फिर से एक नॉन वर्बल का फिगर आया जिसको हम लोग कहते हैं डाइस। डाइस मतलब क्या होता है, पासा। पासा मतलब वो जो लूडो खेलते हैं ना, लूडो में जो छोटी छोटी डाइस होती है जिससे हम लोग वो पासा चलते हैं ना, जिसमें 1 2 6 आता है और हम लोग हमेशा चाहते हैं 6 आ जाए, है कि नहीं। तो वही डाइस को हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो डाइस में होता क्या है भाई, तो भाई आपने डाइस को देखा होगा बेटा, अगर डाइस देखे हो तो डाइस के 6 सतह होते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6, पूरा 6 तक लिखा होता है, यानी 6 सतह होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, है ना। तो डाइस में हमसे करता क्या है कि एक सतह जो मुझे दिख रहा है, जैसे सपोज करो एक डाइस देख रहे जहां यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर सामने 1 लिखा है तो इसके पीछे क्या है, यानी अपोजिट सरफेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डाइस में। क्लियर। तो ये कैसे निकलता है, तो इसको निकालने का बहुत आसान तरीका देखो। अच्छा, ये डाइस का ना मोर देन 2 फिगर डाइस है, 2 से ज्यादा डाइस अगर आ जाए तो 2 से ज्यादा डाइस आ जाए तो क्या करने का, कोई भी 2 डाइस को पकड़ लो, कोई भी तेरी मर्जी, 2 डाइस को पकड़ लो, और 2 डाइस में केवल एक कॉमन होना चाहिए। मैंने 2 डाइस पकड़ा, दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन होना चाहिए, उसके बाद आंसर आ जाएगा।
ठीक है, कैसे? देखो इस क्वेश्चन में देखो आपसे बोल रहा है कि 23 के अपोजिट कौन है, बोल रहा है 23 के अपोजिट कौन है। आप किसी भी डाइस को पकड़ते हैं, देखो इसको अगर इसको पकड़ते हैं, दो डाइस को पकड़ते हैं, अगर दो डाइस को, ये 21 है, 24 है, 25 है, 21 23 26, देखो यहाँ पे कॉमन 21 हो गया, हो गया। हमें अपोजिट निकालना, हम क्या करेंगे मालूम, हम ये करेंगे ना, जो कॉमन है उसको अप एंड डाउन लिख दिए। अप एंड डाउन लिखने से क्या हो गया, तो हमें पता चलता है कि अप एंड डाउन का मतलब एक दूसरे का अपोजिट, ठीक है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, इसी को तो उल्टा कहते हैं। और क्या करो, जो कॉमन है ना उसको पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाओ, दोनों डाइस में जो कॉमन है उसको पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो जैसे 21 के बाद क्या आएगा 24, तो पहला डाइस के 21 के बाद क्या आया 24, 24 के बाद क्या आ रहा है 25, तो 24 के बाद आ गया 25। सेम कहानी यहाँ 21 के बाद क्या है 23, तो यहाँ 21 के बाद 23, 23 के बाद क्या है 26, ये क्या है 26। अब यही तो एक दूसरे का उल्टा है भाई। हमसे क्वेश्चन पूछा 23 के अपोजिट कौन, हमें यहां दिख रहा है 23 के अपोजिट 24। अगर 24 आ रहा है तो आप देखो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, कितना इजी होता है। यही अलग है कि डाइस के 5-7 रूप होते हैं, आपको वो सारे रूप को पढ़ाऊंगा फिर मैं, ठीक है, वो धीरे धीरे मैं आपको लेके आऊंगा, धीरे धीरे मैं सारे चीज बताऊंगा। लेकिन आज हम लोग अभी केवल क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। इसी तरह से ये जो मोर देन 2 है ना, इसी में होगा 2 फिगर क्वेश्चन। 2 फिगर में होगा जहां पे 2 कॉमन फिगर, यहां पे दिखा एक ही कॉमन है ना, वहां पे 2-2 कॉमन हो जाए तब कैसे निकालते। इसी तरह होगा ओपन डाइस, ये दिख रहा है डाइस सब बंद बंद दिख रहा है ना, अगर इसी डाइस को हम खोल दें तो कैसे नंबर दिखेंगे, वो भी सवाल हम वो भी बताएंगे आपको धीरे धीरे करके, ताकि एक बार में सब कुछ नहीं, ठीक है। बताए ना, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, है ना। चलते हैं अगला सवाल के साथ, मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिख रहा है भाई, ओके, इम्ब्लीडेड फिगर, इट मीन्स अभी भी नॉन वर्बल का सेट पूछा जा रहा है। 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं नॉन वर्बल से, जो कि बहुत इजी होता है। इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि ये जो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, इम्ब्लीडेड का मतलब देखो क्या होता है, आपसे कहता है कि विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित हो, यानी जहां प्रश्न आकृति आपको दिख रहा है। प्रश्न आकृति का मतलब क्या, जो क्वेश्चन फिगर आपके पास दिया हुआ है, ये सेम फिगर किसमें दिख रहा है। आपका हर एक ऑप्शन को कॉम्प्लिकेटेड किया जाएगा, घुमा दिया जाएगा, लेकिन मुझे अपने केवल क्वेश्चन को देखना है। ये कहां दिख रहा है, अगर इसमें चले तो उल्टा है, नहीं दिख रहा है, एल नीचे लिखे। नेक्स्ट में चले तो आप यहां देखो तो जरा गौर से, ये मुझे ऐसा ऐसा और ऐसा दिख रहा है, इसके साथ और फिगर क्या अटैच है उसे कोई मतलब नहीं, क्या वो सेम फिगर दिख रहा है, अगर हां तो यही आंसर है। जहां सेम फिगर दिख गया वही अपनी आंसर होती है, क्लियर। तो यानी आंसर इसका क्या है, बी। कितना आसानी से बनता है। हर एक नॉन वर्बल क्वेश्चन बहुत इजी मैनर में आप बना सकते हो, ठीक है। अगला आपका वर्ड एनालॉग है। अगला जो है आपका वर्ड एनालॉग है। यहां पे क्या है कि 2 का जो मैंने एनालॉग में क्या बताया कि 2 का जो रिश्ता होता है, 2 का जो लॉजिक होता है, वो सेम लॉजिक तीसरे को अप्लाई करके उसका आंसर खोजना है। क्या बोल रहा है, बाईसाइकिल पैंडल। बाईसाइकिल यानी कि साइकिल जो हम लोग चलाते हो पैंडल के अकॉर्डिंग ही वो मूव करता है, गोल घूमता है ना। तो कार किसके अकॉर्डिंग गोल घूमेगी, हाँ, तो कार जब घूमेगी तो पहिए के अकॉर्डिंग घूमेगी, यानी व्हील, यानी पहला आंसर। ऐसे भी देखो ना, पहिया है, हथौड़ा है, करछा और दरवाजा, हथौड़ा, करछा, ये कैसे कार को घुमा सकता है। बाईसाइकिल में जब पैंडल हम रोटेट करते हैं तब वो मेरी साइकिल क्या होती है, चलती है, पहिया मेरी क्या होती है, रोटेट होती है। उसी तरह से कार को अगर चलना है तो क्या यूज करेंगे, पहिए का। बहुत आसान। सेम अगला लाइन में अगर चला जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो अगला सवाल हमको क्या दिख रहा है, इसे कहते हैं बेटा जी सैलोलिज्म। बहुत सारे बच्चे ने बनाया होगा, है ना। सैलोलिज्म का मतलब क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट मिलता है और एक कंक्लूजन मिलता है। हर एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन में 4 ही टर्म होते हैं, ऑल, नो, सम नॉट होते हैं।
उनके अकॉर्डिंग हम फिगर आउट करेंगे और फिगर आउट करके फिर अपने आंसर को सही और गलत बताएंगे। जैसे पहला कहता है ऑल बैट्स आर बॉल। ऑल मतलब सभी, तो सभी बैट्स जो क्या है बॉल है, तो इसका हम फिगर कैसे बना सकते हैं? इसका फिगर हम लोग कैसे बना सकते हैं? इसका फिगर हम लोग बनाएंगे ऐसे, ऑल बैट्स आर बॉल, तो ये ऑल बैट्स आर बॉल, यानी सारा बैट जो है किसके अंदर हो गया? बॉल का। तो जब सारा है तो उठा के अंदर डाल दिए, है ना, तो ऑल बैट्स आर बॉल। फिर क्या बोला? ऑल बॉल्स आर बैडमिंटन। अब सारा बॉल जो है वो बैडमिंटन के अंदर जाएगा, इसका मतलब क्या? बैडमिंटन बड़ा हो जाएगा, तो इससे बाहर में हम लोग यूज कर लिए बैडमिंटन। ओके, फिर कहता है स्टेटमेंट ऑल बैडमिंटन आर विकेट्स। अब सारा बैडमिंटन किसके अंदर घुस जाएगा? विकेट के अंदर, तो इसका मतलब इससे बड़ा हम लोग कर लिए क्या? विकेट्स। पिक्चर बना लिए किसका? स्टेटमेंट का। अब उससे हमको दी गई कंक्लूजन को आंसर सही है कि गलत वो करना है। जैसे कहता है ऑल बैट्स आर विकेट, क्या मेरा बैट जो है विकेट के अंदर है? अगर ये बोला ऑल, तो ऑल बैट्स आर विकेट का मतलब क्या? बैट जो विकेट के अंदर होना चाहिए, तो मेरा ये बैट का गोला विकेट के गोले के अंदर दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो ऑल बैट्स आर विकेट सही है, यानी पहला सही है। दूसरा सम बैडमिंटन आर बैट्स, बैडमिंटन तो ये है ना। अब ये कहता है सम बैडमिंटन आर बैट्स, तो भाई बैडमिंटन अगर इस गोले से ऐसे चल रहा है, ये जो ब्लैक कलर है, तो ये इसके अंदर भी तो सटा हुआ है ही ना, कुछ पार्ट तो सटा हुआ है ना, है कि नहीं? तो सम का मतलब होता है कुछ, तो जब यहां पे बैडमिंटन कुछ यहां पे दिख रहा है ये ब्लैक कलर में, तो बिल्कुल हम लोग सम बोल सकते हैं, यानी ये भी सही है ना। तो जब मेरे पास दोनों सही है तो यानी क्या होगा? बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर फॉलो, यानी आंसर 4। डन। कितना आसान था। ऐसे ही सैलो में थोड़ी और कुछ रूल है, हम लोग फिर देखेंगे। देखिए वापस सीरीज आ गया, नंबर का सीरीज वापस आ गया। अगर नंबर का सीरीज वापस आ रहा है तो थोड़ा सा इसको आप लोग करके देख सकते हो, है ना। जल्दी से फास्ट 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 आप एक बार जल्दी से कॉपी किताब आपके कॉपी और पेन आपके पास होगा, आप इसका एक बार डिफरेंस निकालना शुरू करें। आप जैसे डिफरेंस निकालेंगे आपको लॉजिक दिख जाएगा। अभी सिखाया कि नंबर का सीरीज जब भी होता है तो क्या करते हैं? डिफरेंस देखते हैं। अब डिफरेंस को अगर गौर से देखो तो आपको दिखेगा क्या? 148 है और यहां 150 है, तो 148 और 150। एक बार फिर से बेटा जी आजा पेन। 148 और 50 का डिफरेंस कितना होता है? 8 का होता है, ठीक है ना। अब यहां देखो 150 से 1 2 3 कितने का डिफरेंस है? 27 का। अब देखो यहां पे 123 से 187 कितने का डिफरेंस है? 64 का। तो पहले है 8, फिर है 27, फिर है 64। समझाने के लिए मैं बाहर लिख दिया। और अगर अब अगला देखोगे तो अगला आपके पास यहां पे दिख रहा है क्या? 187 माइनस 62 करोगे तो आएगा 125, है ना। अब जरा देखो तो ये मेरा 2 का क्यूब नहीं है क्या? ये मेरा 3 का क्यूब नहीं है क्या? ये मेरा 4 का, ये मेरा 5 का, तो अगला क्या होगा? 6 का क्यूब होना चाहिए, है ना। तो 6 का क्यूब कितना होता है? तो 6 का क्यूब आई होप होता है 216, शायद होता है, आप लोगों को तो याद होगा। अगर 216 होता है तो इसका मतलब कि यहां जब डिफरेंस 216 होगा तो इस 216 को 62 में जोड़ देते हैं। बस यहां अंतर यह है कि पहले वाले में प्लस किया है, दूसरे वाले में माइनस किया है, तीसरे में फिर प्लस है, चौथे माइनस है, तो अगला जब होगा क्या होगा? प्लस होगा। तो इनको जब आप जोड़ोगे तो कितना आके आपको आंसर देगा? 278, आंसर 3। क्लियर। बस आप यहां पे जब भी इस तरह के सवाल होना तो आपको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल में। देखा जाए तो नेक्स्ट सवाल में क्या दिख रहा है आपके पास? सिटिंग अरेंजमेंट। क्या है ये? सिटिंग अरेंजमेंट। अब देखिए यहां पे सिट कर रहा है किस पे? रो पे। यहां पे सिट कर रहा है किस पे? रो पे। तो सिटिंग अरेंजमेंट में ना केवल लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको लेफ्ट राइट समझ में आता है ना तो आप सिटिंग बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो रो में आपको मैं थोड़ा सा लेफ्ट राइट समझा दिया कि रो में क्या होता है ना कि अगर एक रो बना हुआ है, जैसे ये एक रो है ना, तो रो में आपके हैंड के अनुसार लेफ्ट और राइट चलती है।
यानी आपका हैंड जिधर लेफ्ट है वो रो का लेफ्ट साइड होता है, आपका हैंड जिधर राइट है वो रो का राइट साइड होता है, क्योंकि पूरी क्वेश्चन की कॉम्बिनेशन जो होगी वो लेफ्ट राइट पे ही बनेगी, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है लेफ्ट और राइट पे। जैसे अब क्वेश्चन देखो, कहता है 6 यानी B6 5 टू द राइट ऑफ B1, 1 के राइट पांचवें पे है कौन 6, टोटल बच्चा कितना 8, तो हम लोग ये कर सकते हैं, अगर ये 1 है, हाँ इसके मुझे राइट जाना, तो राइट अपने हाथ के अनुसार कितना जाना है 5, तो 1 2 3 4 5, यहां हम लोग 6 लिख दिए, हो गया। लेकिन जब आप यहां 5 चले तो टोटल फिगर तो 6 का बना चुके हो, तो 2 ही तो बचा हुआ है। फिर कहता है क्या 4 इज 5 टू द राइट ऑफ 5, आपसे कहा कि 5 के राइट फोर्थ में, 5 नहीं राइट 5 में, आपसे कह रहा है 5 के राइट 5 में कौन है 4 है, तो अब जरा सा देखो ना, या तो 5 यहां से शुरू करोगे तो भी 1 2 3 4 5 आ सकता है, यहां करेंगे तो भी आ सकता है, बहुत सारे ऑप्शन, इसलिए फिलहाल छोड़ते हैं, लिख लिए, आगे पढ़ते। कहता है B5 इज द इमीडिएट राइट ऑफ B1, अब यहां क्लियर कर दिया कि 1 के इमीडिएट राइट है, राइट मतलब इधर ही ना, ये कौन हो गया 5, और 5 से 5 और चलना है, तो 1 2 3 4 5 कौन होगा 4, मेरे पास देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7% बढ़ गया है ना, एक और बैठाना है। अब एक या तो मेरे राइट साइड में आएगा, नहीं तो लेफ्ट साइड आएगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड है। अब आगे देखते, कहता है 8 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 4, 4 के लेफ्ट थर्ड में 8 है, तो अगर 4 आ गया तो लेफ्ट मतलब अपने साइड में 1 2 3, यहां पे कौन आया 8 आ गया। फिर कहता है क्या कि 2 इज थर्ड टू द राइट ऑफ 7, 7 के राइट थर्ड में, 7 के राइट थर्ड में कौन है 2 है, तो राइट तो उधर को जाना है, थर्ड जाना है। अब देखो ना, अगर मान लो यहां पे भी एक प्लेस ले लें तो 1 2 3 तो आ सकता है यहां, लेकिन 1 2 3 नहीं, यहां पे 1 2 3 आ सकता है, तो अभी 2 प्लेस है, फिलहाल छोड़ते हैं, जब नहीं सेट होता छोड़ के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि हो सकता है अगला लाइन आपको फिर कंफर्म कर दे। जैसे 7 इज द इमीडिएट नेबर ऑफ 1, 1 का पड़ोसी है, तो मेरे भाई 1 का पड़ोसी है तो यहां तो रख ही नहीं सकते, जब रखेंगे तो हमको यहीं पे रखना होगा 7, तो 7 रखेंगे तो 1 2 तीसरे पे 2 डालिए। अब देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो तो बैठ गया ना, जब 8 प्लेस फिक्स है तो जो बच गया है 3 उसको लिख देंगे ना, कि नहीं, स्ट्रक्चर सही हो गया। तो सेटिंग अरेंजमेंट में एक्चुअली वही स्ट्रक्चर सेट करना है जिससे हम लोग आंसर देंगे। जैसे अब सवाल कहता हु इज द सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, 1, 1 के लेफ्ट में कौन है, तो बेटा जी 1 के लेफ्ट में यहां कौन दिख रहा है 7, यानी आंसर 3, समझे। केवल लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, और सिटिंग में थोड़ा सा ध्यान देना होता है लेफ्ट राइट, वो आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रॉपर एक सिटिंग का हम लोग क्लास अलग से करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल में, क्योंकि अभी क्वेश्चन हम लोग 14 पे हैं, 25 क्वेश्चन तक मूव करना। देखो अगला सवाल जो अभी हम लोग डाइस पढ़ रहे थे ना, लूडो वाली, वो डाइस पे अभी उस समय बताया था ना कि ओपन डाइस भी होती है, ओपन मतलब खोल देना, यही है ओपन डाइस, यही है ओपन डाइस। ओपन डाइस कैसे बनता है, तो ओपन डाइस में एक सिंपल सा एक लाइन का फॉर्मूला याद रखना। जैसे उसमें क्या था कि हम लोग एक कॉमन फिगर को पकड़ के क्लॉकवाइज घूम गए थे ना, यहां पे करना क्या है कि अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर, बहुत ध्यान से समझ जाना, सिंपल सा एक लाइन बोलता अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी विपरीत सतह एक दूसरे का उल्टा, लेकिन उसमें एक लाइन जोड़ता है कि अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर इन स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में अल्टरनेट सरफेस होना चाहिए। जैसे अगर आप देखो सीधी रेखा इसको कहेंगे ना, तो इसका अल्टरनेट क्या होगा ये और ये, यानी हम लोग कहेंगे क्या मल्टीप्लाई उल्टा प्लस। एक सीधी रेखा ये होगा ना, तो यहां पे उल्टा क्या होगा अल्टरनेट, ये बॉक्स जो है अपोजिट टू क्या स्टार, है ना। सेम उसी तरह से जब ये अपोजिट दिस है, ये अपोजिट दिस है, तो बचा क्या डिवाइड अपोजिट टू सर्कल, है कि नहीं। तो अब मेरे पास ये अपोजिट निकल गया, अपोजिट निकल गया, तो अब हमसे पूछता है क्वेश्चन में कि बताओ मुझे कि डिवाइड का उल्टा क्या होगा, बताओ मुझे डिवाइड का उल्टा क्या होगा। तो ये डिवाइड का उल्टा अगर चल रहा है तो डिवाइड का उल्टा क्या सर्कल, सर्कल मतलब बी, सर्कल मतलब बी,
यहां पे डिवाइड है बेटा, ठीक है, हो गया भी खत्म। कितना आसानी से निकाल लिए हम लोग, बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर इन स्ट्रेट लाइन, बस ये ध्यान रखना है ना। और इसमें 2-3 और पैटर्न है, हम लोग फिर देखेंगे। नेक्स्ट पैटर्न में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कितना आसान है। देखो कोडिंग डिकोडिंग है, यहां पे कह रहा है सी का कोड क्या होगा, यहां पे आपसे क्या कर रहा है, सी का कोड क्या होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना कि सी कहां लिखा हुआ वो खोजो। जैसे देखो सी यहां लिखा हुआ है, अब सी यहां लिखा हुआ है तो यानी इसी में से आंसर आने वाला है ना। या तो 8 होगा, या तो 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, पांचों ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो इसमें कैसे खोजेंगे, तो अब कि देखना कि कोई और वर्ड है जिसमें सी लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। तो अगर सी नहीं लिखा हुआ है तो क्या करेंगे कि अदर जो लेटर है सी के अलावा, जो फर्स्ट में से सी जिसमें लिखा हो उसके में अदर लेटर है ना, उसको खोजेंगे। जैसे अगर फर्स्ट को सेकंड वर्ड से मिलाएंगे तो आप अगर गौर से देखना तो यहां पे भी ई है और यहां पे भी ई है, दिख रहा है। तो इसका मतलब इस ई का जो कोड होगा इस ई का भी कोड होगा, यानी अगर ई कॉमन है तो नंबर भी कॉमन होगा। जैसे अगर नंबर कॉमन देखें तो इधर है 83052, इधर है 42761, आप देख रहे हो ये 2 और ये 2 कॉमन हो गया, इसका मतलब ई के लिए तो 2 आ जाएगा। लेकिन अपने को क्वेश्चन खोजना है सी का, अभी तो नहीं पता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बचा FOR बचा है। अब FOR क्या इसमें है क्या, देखो ना FOR है, दिख रहा है। अब यहाँ पे नंबर क्या बचा हुआ था 8305 और यहां देखो 850 निकल गया, क्या नहीं निकला 3, यानी कि आपका सी का आंसर हो गया 3, खत्म। इसको कहते हैं जंबल कोडिंग, मतलब मिक्स करके देना, आप कंपेयर करके खोजो और आंसर लेके भागो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल में। अगर चलेंगे तो अगले सवाल में देखा जाए क्या दिख रहा है 17, बहुत बढ़िया सवाल, ये भी सीरीज है लेकिन ये मिसिंग सीरीज है। आपको यहां दिख रहा है आपको यहां दिख रहा है 1 2 3 4 जगह क्या होगा, है ना। तो इस तरह का जब क्वेश्चन बनाना है ना तो आप रिपीटेशन खोजना, रिपीटेशन। जैसे जे से शुरू हुआ, यहां जे है तो जे से जे तक आने में क्या क्या लिखा, JKLMNO। फिर अगला देखो जे से जे आने में क्या लिखा, JKLMNO, यानी आपका सीरीज का रिपीटेशन क्या चल रहा है, JKMNLO, यही चल रहा है। तो अब इसको फॉलो करो, तो जे है, जे के बाद क्या आएगा आपके LMNO, के बाद क्या आएगा LMNO, JKLMNO, यानी आंसर हो गया KJNO, KJNO। समझ में आई बात, क्लियर हुई, डन है ना। ये तो आसान था, ये तो आप लोग बना लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। देखिए फिर से सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल आ गया, फिर से क्या आ गया, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल आ गया, लेकिन इस बार क्या है, सर्कल टेबल पे है। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कभी भी सिटिंग होना तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन ही देखना है, केवल लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन देखना। बस इतना याद रखना कि अगर एक सर्कल है ना तो सर्कल में क्लॉक वाइज को लेफ्ट कहते हैं और एंटी क्लॉक को राइट कहते हैं। क्लॉक वाइज लेफ्ट और एंटी क्लॉक राइट, लेफ्ट राइट ही तो सीखना है। हम लोग यहाँ पे करते क्या है, जैसे देखो यहाँ पे बना रहे हैं, अगर एक सर्कल है और कह रहा 5 लोग बैठे, हमने 5 1 2 3 4 5 हमने 5 फिगर ड्रॉ कर लिए, है ना। और 5 फिगर ड्रॉ करके अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो कहता है एलेक्स सिट थर्ड टू दी, नहीं एलेक्स सिट इमीडिएट राइट ऑफ बेन, बी के इमीडिएट राइट में कौन है, ए है, तो हम लोग को बी लिख लेते हैं पहले। अब उसका राइट चल रहा है, यानी क्या चलना है, एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक कौन होगा, ए, तो हम लोग यहां पे आराम से ए को बैठा सकते हैं, देख रहा है। फिर क्या कहता है एलेक्स, एलेक्स को मैं ए पढ़ रहा हूं, मैं हर एक का पहला लेटर पढ़ रहा हूं बेटा, आप ध्यान रखिएगा। ए इज नॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब नेबर्स, नेक्स्ट का मतलब बगल वाला, नॉट नेक्स्ट टू सी और डी, यानी ए के बगल में कभी भी सी चाहे डी नहीं आएंगे, यानी वो प्लेस जहां पे काटा वहां पे सी और डी नहीं आएगा क्योंकि यहां पे ए बैठा हुआ है ना। फिर कहता है क्या, डी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई।
अब देखो जरा गौर से, इन्हीं दोनों में सी और डी तब आने वाला होगा, है कि नहीं? और अगर हमसे बोला कि ई के इमीडिएट राइट में डी है, तो सोचो ना, ई को अगर यहां पे बैठा के डी यहां लेते तो सी को यहीं लेना होता, क्योंकि ये दोनों प्लेस तो सी और डी का हो गया, तो ऑब्वियस सा मतलब एक ही बचा ना ई, उसको तो डालेंगे, और ई के राइट में डी, तो ये हो गया सी, बन गया सेट। कितना आसान था। तो सवाल क्या कहता है कि सी के इमीडिएट राइट में कौन, तो बेटा जी सी के इमीडिएट राइट में कौन है, बी, बी मतलब एन, किधर गया आंसर, यहां है, देखो 4 नंबर में है ना। कितना आसान है, आपके पास केवल लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन समझ जाते हो ना तो बहुत आसान होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं, ओके। नेक्स्ट में चला जाए, अगर अगले सवाल में देखा जाए तो नेक्स्ट सवाल में क्या दिख रहा है हम लोग को दिख रहा ब्लड रिलेशन। देखिए अभी इस ब्लड रिलेशन को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा कि कभी भी किसी भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, फैमिली ट्री तैयार करेंगे। क्या करेंगे, फैमिली ट्री तैयार करेंगे। फैमिली ट्री कैसे होगा, तो बस याद रखेंगे जनरेशन से होगा। ऊपर जब चलेंगे तो हमेशा हमारा कौन होगा, ऊपर हमेशा सबसे ऊपर होगा दादा दादी, बीच वाले पापा माँ, और सबसे नीचे हम लोग भाई बहन, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग देखो हम लोग सेट करके दिखाते हैं आपको। कहता है सवाल क्या बोल रहा है कि Q रिलेटेड टू जेड, Q रिलेटेड टू जेड, Q का संबंध जेड से क्या है ना। सारे का संबंध सिंबल के अनुसार यहां दिया हुआ है कि मल्टीप्लाई रहेगा तो माँ समझना, प्लस रहेगा तो हस्बैंड समझना, डिवाइड रहेगा तो सिस्टर, और माइनस रहेगा तो ब्रदर। तो यहां पे एक इक्वेशन दिया, इस इक्वेशन को फैमिली ट्री बना लेंगे। चलो देखते हैं। Q डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है भाई, सिस्टर, तो ये Q सिस्टर, अगर मेरी कोई बहन है तो मेरे ही जनरेशन की बात होगी, है ना। तो Q बहन है इसलिए इसको माइनस कर दिए, बस याद रखें फीमेल को माइनस, मेल को प्लस। Q बहन है तो बहन है तो सेम जनरेशन में आ गई। किसकी बहन है भाई, तो X की, तो ये X लिख लिया। प्लस, प्लस का मतलब क्या है, हस्बैंड, यानी X हस्बैंड है किसका, Y का, तो X हस्बैंड है तो पहले तो मेल कर दिए, और अगर हस्बैंड है तो डबल एरो, भाई बहन सिंगल और पति पत्नी डबल एरो, क्योंकि कपल हो गए ना, तो यहां पे हम लोग डबल एरो बना लिए किसके, वाई। तो अगर ये हस्बैंड है तो ऑब्वियस मतलब वाइफ होगी, है ना। फिर क्या है, मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई का मतलब क्या, माँ, कौन माँ है, वाई, वाई अगर माँ है तो अभी मैंने क्या बोला, माँ पापा ऊपर, उसके ऊपर दादा दादी और नीचे बच्चे, है ना। तो माँ अगर तो माँ ऊपर, नीचे कौन, बच्चा। फिगर बन गया, दिख रहा है, आराम से बन गया ना। अब क्या सवाल था, Q का संबंध पूछा था, तो अब जरा सा गौर से देखो ना, जेड की माँ, अगर वाई माँ है तो X क्या हो गया, पापा, तो ये पापा है तो, और पापा की ये कौन है, बहन है, क्योंकि सिंगल लाइन है और माइनस का साइन है, तो यानी पापा की कौन हो गई, बहन। तो जरा देखो फादर सिस्टर से आपका 2 नंबर में दिया हुआ है, आंसर निकल गया। तो सिंपल सा चीज है, ब्लड रिलेशन बनाने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, फैमिली ट्री बना लेते हैं। और फैमिली ट्री कैसे बनता है, तो बस फैमिली ट्री बनता है जनरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम लोग अगला देखें, बहुत आसानी से आप देख रहे हो, आराम से हम लोग बना सकते। फिर वही चीज है बेटा, बस इसके पहले वाले सेट में क्या था, इसके पहले वाले सेट में था कि आपके पास साइन कैसे बदलता है ना, 2 साइन में इंटरचेंजमेंट खोजे थे। इस बार क्या है, नंबर्स 2 ठो कौन कौन बदल सकता है, जिससे मेरा आंसर आ जाए। तो भाई अभी भी आप याद रखना कि जब नंबर भी बदलना होना तो वहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड वाला पकड़ेंगे या इनटू वाला पकड़ेंगे। जैसे आप देखो यहां पे अगर 9 डिवाइडेड बाई 4 लगाएगा तो कभी ये डिविजिबल हो पाएगा, सवाल ही नहीं है कि डिवाइड हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे हम लोगों को डिवाइड वाले साइन को चेंज करना चाहिए, है ना। तो अगर चेंज करेंगे तो किससे चेंज कर सकते हैं हम लोग, यहां पे डिवाइड के साइन को चेंज भी अगर कर सकते हैं तो हम लोग किससे कर सकते हैं, आप जरा सा गौर से देखिए। तो हम लोग यहां पे 3 और 9 को चेंज करके देखें, हम लोग यहां पे 3 और 9 को चेंज करके देखें तो क्या हो सकता है, ये देखिए, अगर हम लोग पहला ऑप्शन को डालते हैं 3 और 9 चेंज, तो यहां पे क्या दिख रहा है, पहला जो होगा 9 के जगह 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4 ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस 5 माइनस 9, पहला ऑप्शन तो चेंज होगा तो ऐसे होगा। तो
तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 2 कट गया, 3 दूनी 6, 6 5 11, मतलब 6 और 5 11, -9, 2 आ गया ना, यानी आंसर 1, खत्म। बस देख रहा था कौन से 2 नंबर को चेंज करने से मेरा एक फाइनल आंसर निकाला जा सकता है। डन डन। बहुत आसान है यार, आप बहुत आसानी से जॉब पा सकते हो, बस आप एक बार तो तैयारी शुरू करो, है कि नहीं। और एक कहावत थी ना, एक हमने शायरी पढ़ी थी ना कि एक तबीयत से पत्थर को तो उछालो, आकाश में भी छेद होती है कि नहीं। तो रियली आप एक तबीयत से आप एक बार तैयारी तो करो, देखते जॉब कैसे नहीं निकलती है, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। चलो उसी तरह से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, है ना। अब 21 में क्या है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन दिख रहा है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा। बस हमें दिशाओं में क्या समझना है, दिशाओं में हमें बहुत आसानी से हमें जानते हैं, ये शुरू से आप जान रहे होगे कि दिशाओं में क्या होती है, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, और दिस वे ईस्ट और दिस वे वेस्ट होता है। बस यही 4 दिशाओं को लेकर के हम पूरे सवाल को आराम से बना सकते हैं। कैसे, देखो कहता है कि अ मैन 5 किलोमीटर ईस्ट, सबसे पहले किधर चला, ईस्ट। सपोज करो यहां पे खड़ा है, ईस्ट इधर चला, कितना चला, 5, सिंपल सा। फिर कहता है टर्न राइट, तो बस याद रखिएगा कि क्लॉकवाइज को हम लोग कहते हैं राइट, डायरेक्शन में क्लॉकवाइज को राइट कहते हैं और एंटी क्लॉक को लेफ्ट कहते हैं। सेटिंग और डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, सेटिंग अरेंजमेंट में क्लॉकवाइज को लेफ्ट कहते हैं, लेकिन डायरेक्शन में क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं, राइट। तो अब जरा गौर से देखिए, ये अगर 5 है और राइट मुड़ना है तो राइट मतलब कि नीचे क्लॉकवाइज, और जब मुड़ना है तो बेटा जी 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ना है। नीचे कितना चले, 3। फिर क्या कहता है, फिर राइट मुड़ जाइए, तो राइट मुड़ गए तो अब इधर मुड़ गए। और इस बार डायरेक्शन के बाद हमको डिस्टेंस नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो हम केवल मुड़ के दिखा दिए। तो सवाल पूछता फेसिंग नाउ, अब किधर देख रहे, तो भाई अब देख तो इधर रहे ना, और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। देखो आंसर वेस्ट है कि नहीं, कितना आसानी से निकल गया। ठीक, इसका एक और ट्रिक्स होता है, चलो बता ही देता हूं। देखो जब भी सेम दिशाएं होती हैं ना, अगर एक ही रोटेशन होगी तो वो होता है प्लस, और अपोजिट होगा तो वो होता है माइनस। जैसे देखो यहां पे ये राइट है और यहां पे भी राइट है, बोथ आर राइट राइट, यानी सेम हो गया, सेम हो गया तो होगा प्लस। तो एक राइट और एक और राइट, यानी कितने राइट हो गए, 2 राइट। किसके, ईस्ट के, तो यानी ईस्ट यहां हो गया। अब इसके 2 बार राइट चलना है, तो 1 राइट 2 राइट, आंसर वेस्ट हो गया। इतना फिगर ड्रॉ आउट करने की जरूरत नहीं, आंसर वेस्ट, डायरेक्ट उंगलियों पे काट के निकल सकते हैं, है ना। इसी तरह से बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स आपको दिखाऊंगा, पर वही है ना, अभी एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देख रहे हैं ना, तो एक्सप्लेनेशन में पहले 25 क्वेश्चन बता देने होते हैं, है ना। तो पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं और हम लोग ट्रिक्स बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन अपने क्लासेस में देख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अभी एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद अगर हम लोग 22 नंबर में चलें, तो 22 नंबर में देखिए क्या सेम क्वेश्चन है बेटा जी। आई होप ये बना लोगे, ये आप आराम से बना सकते हो। वही है मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसी को चेंज करना, और ये कर लोगे, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर से वही है 23 भी आपके पास फिर से सीरीज पूछा है, वही डिफरेंस देखोगे, है ना। अगर नहीं होता है तो आप इसी चैनल पे मैसेज कर देना, आपको फिर से दिखा दूंगा। बहुत सिंपल है, आप एक दूसरे का डिफरेंस खोजना, बहुत आसानी से निकलेगा। 24 अभी बताया आपको फैमिली ट्री बनाना, है ना। सबसे ऊपर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, बीच वाला फादर मदर, नीचे वाला चाइल्ड, बनेगा, कंफर्म बनेगा, और बिल्कुल हम जानते हैं आप बना सकते हो, आप करोगे। और 25 नंबर क्वेश्चन वही है, जंबल कोडिंग ही है बेटा जी। आपसे क्या क्वेश्चन है, देखो जंबल कोडिंग में क्या था, मैच वर्ड खेलते थे, बैक का क्वेश्चन पूछा है। आप देखो यहाँ पे अपने को दिख रहा है बीएससी के बैक, और ये देखो बीएससी के बैक यहाँ भी दिख रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों लाइन में जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। इसमें क्या है, एमपी आरपी पीएल, और इसमें क्या है एमपी, देखो एमपी कॉमन मिला, तो जब यहाँ पे बैक बैक कॉमन है और जब यहाँ पे एमपी एमपी कॉमन है, यानी आंसर क्या होगा, एमपी, है कि नहीं। आराम से निकल गया ना। तो इसी तरह से आप बहुत आसानी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम इसी पैटर्न पे आपको बैंक मैथ का भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा,
सेम इसी पैटर्न पे आपको इंग्लिश भी मिलेगा और सेम इसी पैटर्न पे आपको जीएस का भी मिलेगा। बस केवल आपको बताने का मोटिव ये है कि आपका एग्जाम कितना इजी मैनर में निकल सकता है वो आप देखो, ताकि आप एग्जाम के हवा से बच सके, एग्जाम के वो डर जो है ना वो आप निकल सके और बहुत आसानी से हंसते खेलते हम लोग एग्जाम पास करके अपने जॉब के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, है ना। तो आपको आई होप मजा आया होगा, आपने देखा होगा एग्जाम कितना इजी होता है। हम लोग इसी तरह से अपने हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके निकलेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते बहुत जल्दी आपको अगला सेट में दिलवा सकूं और बहुत जल्दी उसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम टॉपिक को भी आपको निकाल सकें, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इसके लिए फिलहाल अभी यहीं तक, हम लोग दोबारा मिलते हैं एक दूसरे से। गुड बाय, सब्बा खैर।